नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि सुमन और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग अभी क्लास 10th के इतिहास का चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आप लोगों ने निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इसी चैनल पर लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं और दूसरे विषयों की पढ़ाई भी इसी चैनल पर हो रही है। तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पिछले अध्याय में भी बता चुका हूँ। राष्ट्रवाद यानी अपने देश से लगाव की भावना रखना, प्रेम की भावना रखना, और इसी राष्ट्रवाद के कारण किसी भी देश का एकीकरण संभव हो पाता है, यानी यूनिफिकेशन। देश जब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है तो उन सभी छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक देश, एक अखंड देश बनाना एकीकरण कहलाता है। और यह संभव हो पाता है राष्ट्रवाद की भावना के ही कारण। मतलब जब हर एक व्यक्ति के दिल में, हर एक व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होगी, त्याग की भावना होगी, तभी जाकर देश एक हो पाएगा। भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का मतलब है, इस चैप्टर के इस नाम का मतलब है कि भारत में राष्ट्रवादी भावना का उदय किस तरह से हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में छोटे मोटे रजवाड़े हुआ करते थे। भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेज आए, उन्होंने भारत में राज किया बहुत सालों तक, यहाँ पे व्यापार भी किया, यहाँ की राजनीति में भी अपना पकड़ बनाया। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और यहाँ के लोगों ने ये देखा कि अंग्रेज जो है वो हम पे रूल कर रहे हैं और हमारे साथ अत्याचार करते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने अपने देश को एक बनाने का और स्वराज को बहाल करने का, यानी हमारे यहाँ के लोग ही यहाँ पे सरकार बनाए और हमारे देश की देखरेख करें। इसके लिए जब लोगों के मन में इस तरह की भावना आई तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, स्वतंत्रता की क्रांति शुरू करी। और इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। महात्मा गांधी ने और भगत सिंह ने और अन्य लोगों ने किस तरह से, कौन कौन से आंदोलन के सहारे, कौन कौन से विद्रोह के सहारे भारत को आजादी दिलवाई और भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसी चीज की पढ़ाई करनी है। तो इस चैप्टर को मैंने एक अलग वीडियो में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तो चैप्टर में जितनी भी बातें वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अभी हम लोग उस चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है उसको हल करने वाले हैं। ये सारे सवाल ब्राइट पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं, तो वो किताब आप लोगों के पास होना चाहिए। चलिए, पहला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, गुरुदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, सोहन सिंह भारवरा 1918 में, लाला हरदयाल 1913 में। याद रखिए, ये वाला सवाल जो है वो बहुत बार पूछ चुका है ना। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। इस सवाल को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। सही आंसर है इसका सी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। सॉरी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था ये आपको पता होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसका जितना भी प्रभाव पड़ा था भारत पर, उसके लिए देश में एक हड़ताल की घोषणा की गई थी, देशव्यापी हड़ताल की, है ना। और पंजाब में भी इसका असर देखने को मिला था। वहां के दो क्षेत्रीय नेताओं को, जिसमें सत्यपाल और किचलू आते हैं, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और ये दोनों कांग्रेस के सदस्य भी थे। तो इन्हीं दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हो रहे थे बैठक के लिए, और उसी समय वहां पर अंग्रेजी सेना घुस गई थी और लगभग 1000 लोगों को मार दी थी, गोली चलवा दी थी। और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, ये दो क्षेत्रीय नेता थे पंजाब के, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक बैठक बुलाया गया था और उसी समय क्या किया गया, उस पर गोली चला दी गई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता कब, किस वर्ष हुआ था, या फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, ये सेम सवाल है। इसका आंसर ए 1916 में। याद रखना, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था।
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 सितंबर में कोलकाता अधिवेशन में पास हुआ था। यानी कि सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में, जो कि सितंबर 1920 को हुआ था, वहां पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के सामने और पारित हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन की नीतियां तैयार हुई थी। असहयोग आंदोलन जिसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग नहीं करना, हेल्प नहीं करना। तो इस आंदोलन में मुख्य रूप से इस बात को फॉलो करना था कि सरकार की जो भी नीतियां है, सरकार के शासन करने का जो तरीका है, उसमें सरकार का सहयोग नहीं करना है ना। सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार अपना शासन नहीं कर पाएगी, अपना कामकाज नहीं चला पाएगी, तो फिर उसको वापस जाना पड़ेगा। और उस समय सरकार कौन था? अंग्रेज थे। तो सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ये खिलाफत लिख लेना। अब समझ रहे खिलाफत आंदोलन क्या था? समझ रहे खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की में ब्रिटेन का शासन था और भारत में भी ब्रिटेन का शासन था। तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका था। उसके बाद उस पर ब्रिटेन का आधिपत्य हो गया, मतलब कि उसके दबाव में रहने लगा, है ना। उसने उस पर अपना लगभग कब्जा जमा लिया था और वहां के मुस्लिमों के साथ, वहां के खलीफा के साथ, है ना, अत्याचार होने लगा, उनके साथ अन्याय होने लगा, जिसके खिलाफ भारत के मुसलमानों ने भारत में तय किया कि हम यहाँ पर ब्रिटेन का यानी कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे और उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के सामने ये मांग रखी कि आप क्या कीजिए, तुर्की के जो खलीफा है उनके साथ अन्याय नहीं करिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके खिलाफ आंदोलन कर देंगे। तो इसका सही आंसर है ए। भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था और तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था, है ना। क्योंकि तुर्की पर भी दबाव था किसका? अंग्रेजों का, माने इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। और भारत में भी किसका शासन था? अंग्रेजों का। तो इसका सही आंसर है ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो देखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लो, सविनय का मतलब होता है विनय के साथ, माने नम्रता पूर्वक, माने जिसमें मारपीट नहीं हो, है ना, एकदम मतलब कि अहिंसक, एकदम जिसमें किसी को नुकसान नहीं हो, है ना। तो सब विनय अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का उल्टा, माने सरकार जो कहे उसका उल्टा करना है, लेकिन विनय के साथ, नम्रता पूर्वक, किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं करना है, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 के दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ। अभी 1930 की दांडी यात्रा क्या थी? तो इसी को नमक यात्रा भी कहा जाता है। इसके तहत महात्मा गांधी ने इस यात्रा के साथ नमक कानून को तोड़ा था और दांडी में पहुंचकर अपनी यात्रा को पूरा किया और वहीं पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन, माने कि आज्ञा को नहीं मानना। सरकार ने तय किया था कि नमक नहीं बनाना हम लोगों को, है ना, ये नियम बना था, लेकिन महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ दिया, माने कि अवज्ञा कर दिया, है ना। तो यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो देखो, पूर्ण स्वराज का अर्थ है कि अब हम ब्रिटेन का शासन स्वीकार नहीं करेंगे, माने अब हम पे अंग्रेज शासन नहीं करेंगे। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, है ना। तो हमारी अपनी शासन व्यवस्था होगी, हमारे अपने यहाँ के लोग हम पे शासन करेंगे। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ए। 1929 के लाहौर वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको आप लोग जानते होंगे आरएसएस के नाम से, है ना। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई थी 1925 में और केबी हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी 1925 में, किसने की थी? केबी हेडगेवार ने की थी, याद कर लीजिए। जो कि एक धार्मिक संस्था है और हिंदू धर्म के आदर्शों पर चलती है। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। इसका सही आंसर है ए। याद करिए, इसमें याद करने वाली बातें हैं और एक दो बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा तो याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। इसका सही आंसर है ए। अगला सवाल है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका नाम भी आप लोगों ने सुना था, श्री राजू के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था रंपा की पहाड़ियों में, है ना। और कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में रंपा की पहाड़ियों में श्री राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ था। याद कर लो, ये 3 सवाल याद करो। रंपा विद्रोह रंपा की पहाड़ियों में हुआ था, श्री राजू के नेतृत्व में हुआ था, और कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 3 सवाल याद हो गए आपको। अगला सवाल है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1915 में, है ना, जिसको उस समय सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता था, है ना। बाद में वो साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गांधी जी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है सी। याद कर लीजिए, गांधी जी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर? तो आपको याद होगा ये 3 कठिया प्रणाली से सबसे ज्यादा परेशान चंपारण के लोग थे, जहां उनको अपने खेतों में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके बाद खेत जो है उसकी उपज शक्ति कमजोर हो जाती थी, कम हो जाती थी, और नील के दाम भी अंग्रेज तय करते थे। तो इस 3 कठिया प्रणाली से चंपारण के किसान बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और बुरी तरह प्रभावित हुए, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण में आकर के आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 3 कठिया प्रणाली जाहिर सी बात है किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है। ये बहुत ही आसान सवाल है, तो सही जवाब है इसका ए। अगला सवाल है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉलेट कानून क्या था, ये बात की समझ लीजिए ना। रॉलेट कानून के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत एक ऐसे न्यायालय का गठन किया गया था जिसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। माने कि अगर आपको पकड़ के उस अदालत में पेश कर दिया गया और उस अदालत ने आपको सजा दे दी 6 महीना की, 1 साल की, 2 साल की फांसी की, कुछ भी सजा दे दी, तो आप उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। जैसे आप पहले जिला कोर्ट में जाते हैं, तो वहां पर अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप कहाँ जाते हैं? अपील करते हैं उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। फिर वहां पे नहीं मिलती है तो उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन रॉलेट एक्ट के तहत आप कहीं पर भी अपील ही नहीं कर सकते हैं। वो उस अदालत ने जो कह दिया सो कह दिया, है ना। तो ये जो है कि मुख्य रूप से बनाने का उद्देश्य ये था कि देश में जितने भी क्रांतिकारी थे, जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उन सबको रोकना था, है ना। क्रांतिकारियों को पकड़ो, इस अदालत में पेश करो और जेल में बंद करो। अब इस अदालत के का जो भी निर्णय है उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है, तो फिर उनके बाहर आने का सवाल ही नहीं आता है। तो इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना, है ना। रॉलेट एक्ट या रॉलेट कानून, इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। तो इस हत्याकांड के बाद इसकी जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति बनाया था। कौन सा समिति? हंटर समिति, जिसका काम था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? हिंद स्वराज पुस्तक जो है इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। याद कर लीजिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। अगला सवाल है तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? यहाँ पे खलीफा लिखा हुआ है। तुर्की में 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक जनतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था, मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में, और उसी साल वहां से खलीफा का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया। तो 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया और वहां पर एक जन लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। याद कर लीजिए। अगला सवाल है चौरी चौरा कांड के बारे में आप लोग सुने होंगे, जिसमें कि एक पुलिस थाने में आग लगा दिया गया था और उसमें कई पुलिस वालों की जान चली गई थी और 36 लोग भी उसमें घायल हो गए थे। तो चौरी चौरा हत्याकांड जो है वो भारत के किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में? आपको पता होगा ये भारत के उत्तर प्रदेश यानी हमारे पड़ोसी राज्य में। चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में।
अगला सवाल है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, याद रखिए। स्वराज दल जिसका उद्देश्य था देश में यहाँ के लोगों का शासन, यानी ब्रिटेन के लोगों को, अंग्रेजों को यहाँ से बाहर करना, खदेड़ना और यहाँ की सरकार बनाना। तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, सही आंसर है डी। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था, बताइए। कांग्रेस ने, देखो देश को आजादी मिली 1947 में, है ना, लेकिन उसके पहले 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसका अर्थ है कि कांग्रेस ने ये घोषणा किया था या फिर उसने ये प्रण लिया था कि अब देश को आजादी दिला करानी है, स्वतंत्रता दिला करानी है। और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या किया कि ये माना कि अब हम अंग्रेजों के शासन को नहीं मानेंगे, अंग्रेजी सरकार की किसी बात को नहीं मानेंगे। और उसी तिथि को उन्होंने क्या किया कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अगला सवाल है 1932 में पूना समझौता किन के बीच हुआ था? पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच, है ना। पूना समझौता किन के बीच हुआ था? यहाँ पे दो सवाल याद करना। पूना समझौता जो है वो हुआ था 1932 में और गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। 1932 में पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका पूरा नाम है। तो ये दो सवाल याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है पूना समझौता कब हुआ, ये सवाल ज्यादा बार पूछता है। कब हुआ? 1932 में हुआ। किनके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ। अगला सवाल है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। इसका सही आंसर है डी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। इसमें साल वाला क्वेश्चन ज्यादा है, ईयर वाला, तो उन सबों को एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, जो कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। अभी हम लोग याद किए कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। तो ये सवाल भी याद कर लो, है ना। क्या क्या याद किए? पूना पैक्ट 1932 में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? इसमें से कौन हिंदू महासभा के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, के.बी. हेडगेवार या चित्तरंजन दास? तो देखिए हिंदू महासभा जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म के आदर्शों को आगे बढ़ाना, है ना, और इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर है इसका बी। हिंदू महासभा के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका मोपला विद्रोह का। मोपला विद्रोह जो कि हुआ था कहाँ पे? केरल में। कहाँ हुआ था बाबू? केरल में हुआ था, है ना। तो दो सवाल याद करना कि अली मुसालियार जो थे वो मोपला विद्रोह के नेता थे और ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? केसरी का, मराठा का, यंग इंडिया का या न्यू इंडिया का? तो इस चारों में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। सही आंसर है सी। ये आपने भी पढ़ा होगा, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। इसका सही आंसर है सी। याद कर लीजिए, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद अहमद खान ने। सही आंसर है इसका सी। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद अहमद खान ने। इसका सही आंसर है सी। ये भी याद करिए। इसमें ज्यादातर याद करने वाला प्रश्न ही है और हालांकि पढ़ने वाली बातें भी बहुत सारी हैं जिसको मैंने अलग वीडियो में पढ़ाया हुआ है और काफी बढ़िया चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा। जो इस चैप्टर को मैंने जिस वीडियो में बताया उसको जरूर देखिएगा और ये सारे सवाल हम लोग भी हल कर रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे?
सुभाष चंद्र बोस, इसको भी याद कर लीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। सही आंसर है इसका बी। ये भी याद कर लो, एक और साल याद करना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी 1928 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, यानी कांग्रेस का ही एक शाखा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश में कहते हैं AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, यानी व्यापारियों से और मजदूरों से जुड़ा हुआ यूनियन है ना। और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। सही आंसर इसका बी, याद कर लीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये सवाल भी बार बार रिपीट होता है, पूछता भी एग्जाम में। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। सही आंसर है इसका ए, याद करो। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन हुआ था लखनऊ में 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। और कहां हुआ था? लखनऊ में, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। याद कर लीजिए, या दो सवाल है, कब हुआ था, कहां हुआ था, और इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936 में हुआ था। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? देखिए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये वाला सवाल भी बार बार पूछता है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। इन दोनों का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इसको भी याद कर लीजिए। देखिए, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किसने किया? तो बंगाल को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया था और उसके पीछे का तर्क दिया गया था कि इससे शासन काम में आसानी होगी। लेकिन इससे लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हो गई और बंगाल में इसको लेकर के जन आक्रोश फैल गया। इसके कारण लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने 1911 में बंगाल के उस विभाजन को रद्द कर दिया, है ना। तो लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया। और बंगाल विभाजन किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। ये दो सवाल याद कर लीजिए। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? याद रखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। सही आंसर इसका ए। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। किसने? A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। अगला सवाल है, कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने लौटा दी? कैसर-ए-हिंद की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, याद रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दो उपाधियां लौटाई गई थी। एक महात्मा गांधी ने लौटाया था कैसर-ए-हिंद की उपाधि, और दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाया था नाइट की उपाधि, है ना। तो महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटाई थी। तो इसका सही आंसर है सी। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों को किसी भी तरह के हथियार रखने की मनाही कर दी गई। भारतीय किसी भी तरह के हथियार नहीं रख सकते थे, किसी तरह का आर्म्स नहीं रख सकते थे। और इसको किसने लागू किया था? इसको लागू किया था लॉर्ड लीटन ने। किसने? लॉर्ड लीटन। सही आंसर है इसका सी। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन, नाम से स्पष्ट। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। इसने जतरा भगत ने, दोनों के नाम में भगत लगा हुआ, याद रखना, ऐसे भी याद रहेगा। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। अगला सवाल देखते हैं, खोंड विद्रोह कहां और कब हुआ था? खोंड विद्रोह जो कि जनजातीय विद्रोह थी, यह हुआ था उड़ीसा में 1914 में। खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ था 1914 में। इसका सही आंसर है बी। अगला सवाल है,
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। इस एक्ट के तहत एक ऐसा न्यायालय बनाया गया जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती थी। मतलब उस न्यायालय का जो निर्णय आ गया सो आ गया, है ना। ये किस वर्ष बना था? 1911 में, 1919 में, 1935 में या 1929 में? याद रखना, रॉलेट एक्ट बना था 1935 में। कब बना था? 1935 में। इसका सही आंसर है सी, रॉलेट एक्ट 1935 में बना था। अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही आंसर है सी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है बी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो आप लोगों को पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी गए थे। वहां पे बैरिस्टर यानी वकील थे, है ना, वहां पे। तो वहां से वो वापस आए थे 1915। कब वापस आए थे? 1915 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए थे। अगला सवाल है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो बताइए। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, जिसको नमक यात्रा भी कहते हैं, डांडी यात्रा भी कहते हैं, या नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। तो अपने आश्रम से इस आंदोलन की शुरुआत करके, इस यात्रा की शुरुआत करके गांधी जी पहुंचे थे डांडी, और वहां पर जाके उन्होंने नमक बनाया था। तो नमक कानून को कहां पे भंग किया था गांधी जी ने? डांडी में। तो वो जगह का नाम है डांडी। तो सही आंसर इसका ये। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर हमला हो गया था। आंदोलनकारियों ने उस पर हमला कर दिया था, आग लगा दिया था, जिसके बाद महात्मा गांधी काफी आहत हुए थे। और उनका जो मोटिव था, मतलब उनका आंदोलन चलाने का ये मोटिव था कि किसी तरह का हिंसा नहीं हो, लेकिन वहां पे हिंसा हो गया, तो इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। और वो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। सही आंसर इसका ए। अगला सवाल है, कांग्रेस समाजवादी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी, जो कि कांग्रेस की ही एक शाखा थी और कांग्रेस से ही बनी थी। तो कांग्रेस समाजवादी की स्थापना हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। इसका सही आंसर है बी। तो इस तरह से आपने देखा, इतिहास के चौथे अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल थे, उन सभी पर हम लोगों ने चर्चा की, और आप लोगों ने इन सभी को याद भी कर लिया होगा। उम्मीद है आप लोगों से मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिएगा। हमारा लाइव क्लास शुरू होने वाला है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा।